हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक पाठशाला। तो गाइज, अब हम अपनी उत्तराखंड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम आगे देखेंगे प्रदीप शाह, जो कि फतेह शाह के बाद आने वाले सबसे एक स्टेबल रूलर रहे। इनका जो टेन्योर था वो सबसे लॉन्गेस्ट है परमास में, और 1770 से 1772 तक ये जाता है। इनकी संरक्षिका जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट पे थी वो कनकई देवी थी, और जो लेटेस्ट पीरियड में जो इनके संरक्षक के रूप में मौजूद थे वो पुरिया खान थे। इनको ही गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है, जो भगदर्शन जी ने अपनी पुस्तक में कहा है। और गढ़वाल का चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो है रवाई घाटी में कठैत बंधु यानी कि कठैत बंधुओं द्वारा जो सादर सिंह कठैत फौजदार थे उनके पुत्रों के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया। तो इसी विद्रोह का दमन पुरिया थानी जी ने किया। इसके बाद 1723 के आसपास जो है देवीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, यानी परमास पर आक्रमण कर दिया। तो रणचूला हाट का युद्ध जो है इस वाले किसी स्थान पर हुआ, और इसमें सिर्फ श्रीनगर आर्मी ने भाग लिया था, ना कि किसी टॉप के लीडर ने भाग लिया था। तो इसीलिए इसमें देवीचंद जो है वो जीत गए थे। 1723 में अगेन गणाई का युद्ध होता है, लेकिन इस बार पुरिया नैथानी जी अ, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ देवीचंद को हरा देते हैं, तो इसमें पुरिया नैथानी जी जीत जाते हैं। 1743 के आसपास जो है आपका अली अहमद खान, जो कि रोहिल्ला थे, उनके द्वारा कल्याण चंद के जो है राज्य चंद वंश पे अटैक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ इंटरनल स्टेबिलिटी कुछ अच्छी थी नहीं। वहाँ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो कल्याण चंद वो उतने पावरफुल रूलर रहे नहीं, तो वो हार गए। अब हार गए तो उनके द्वारा प्रदीप शाह के राज्य में शरण ली गई। अब शरण ली गई तो रोहिल्लास ने अगेन प्रदीप शाह पर भी अटैक कर दिया। तो जो है जब कल्याण चंद के राज्य पर जब अली अहमद खान ने अटैक किया, तो वो पहला रोहिल्ला अटैक था उत्तराखंड पर या चंद वंश पर। उसे विजयपुर वॉर भी कहा जाता है। और कल्याण चंद ने जब प्रदीप शाह के राज्य में शरण ली, तो उसके बाद जब प्रदीप शाह और कल्याण चंद दोनों अलाइड पावर के रूप में अली अहमद खां की रोहिल्ला सेना से लड़ी। इसमें भी अली अहमद खां जीत गया, जो कि दूनागिरी वॉर थी 1743 में जो हुई। और इसके बाद जो है इनके द्वारा 3 लाख रुपीज तक का जो लमसम अमाउंट है वो सेटलमेंट के तौर पर दे दिया गया। इसी को देखते हुए जो रोहिलाज है, उनके द्वारा गढ़वाल पर फर्स्ट टाइम अटैक किया गया, और सेकंड टाइम उत्तराखंड पर अटैक किया गया, वो भी नसीब खा के जो लीडरशिप में ये 1757 में हुई। और एक और एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रदीप शाह के द्वारा मौला राम को चित्रकारी का पद जो सौंपा गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे प्रदीप शाह के टेन्योर के। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है ललित शाह। इनका टेन्योर जाता है आपका 1772 से 1780 के टाइम पे। कुछ ज्यादा टेन्योर था नहीं, पर जितना भी था उसके हिसाब से हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इनके टाइम पे जो चंद वंश में दीपचंद राजा थे, इनकी दो बीवियां थी, और एक सिरमौर राज्य और एक डोटी राज्य से इनके जो रिलेशन थे वो काफी अच्छे थे। यानी कि इनकी जो वाइफ थी, इनका मायका वगैरह जो भी था रहा, वो सिरमौर और डोटी। इनके 4 पुत्र जयकृत शाह, प्रीतम शाह, प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह। अब क्योंकि जयकृत शाह सबसे बड़े पुत्र थे, तो 1779 में जब ललित शाह ने कुमाऊं पर अटैक किया, वो भी हर्षदेव ओली, अगेन वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी टाइम तक रही। तो हर्षदेव ओली जो कि वहां के मंत्री रहे होंगे, उनके द्वारा इनविटेशन दिया गया ललित शाह को। तो उन्होंने कुमाऊं पर अटैक कर दिया, जिसमें कि मोहनचंद जो है वो दीपचंद के बाद आता है। मोहनचंद जो है हार गए, और ये युद्ध जो कहा जाता है बैटल ऑफ बगवाली पोखर के युद्ध में ये ललित शाह ने कुमाऊं पर अटैक किया 1779 में, और उनको हरा दिया। वहां का जो नया राजा उन्होंने कुमाऊं का घोषित किया वो प्रद्युम्न शाह को किया। यप। और उसके बाद जो उनको क्योंकि प्रद्युम्न शाह जब चंद में राजा बने, तो उनको उपाधि धारण करनी पड़ी, तो प्रद्युम्न चंद उनका नाम हो गया। अब ललित शाह जब युद्ध से वापस लौट के आ रहे थे, तो कहते हैं रास्ते में उनकी मलेरिया से डेथ हो गई। ये राजा भी यहीं तक थे। इसके बाद जो गढ़वाल के शासन में जो परमार वंश में अगले राजा आते हैं वो जयकृत शाह, जो कि इनके बड़े बेटे थे। अब इस टाइम पीरियड में जो इनका टाइम पीरियड था 80 से और 86 तक, इस टाइम पे ओलिगार्की ने यहाँ पे वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यानी कि कुछ गिने चुने जो मंत्री वगैरह थे, उनके द्वारा यहाँ पर रूल किया जाने लगा। जैकी शाह को उतना अच्छा रूलर, उतना इफेक्टिव वे में रूल नहीं करने दिया गया। तो मौला राम जो है चित्रकार, उनके द्वारा लिखा गया अपनी पुस्तकों में जो भी यहाँ की पॉलिटिकल गठजोड़ या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो अब गढ़वाल में आ चुकी थी, उसके बारे में इन्होंने अपने गढ़गीत या गढ़ी का नाटक पुस्तक में लिखा। इनके द्वारा लिखा गया कि कपरौली का युद्ध हुआ जो 1785 में, वो जगत प्रकाश और विजय राम नेगी के बीच हुआ। विजय राम नेगी कौन है? जो ओलिगार्क में एक जो टॉप हेड पोजीशन पे थे। और जगत प्रकाश जो है वो सिरमौर के राजा उस टाइम पे रहे। अब क्योंकि जयकृत शाह की जो मदर थी, उनके उनका जो मायका था वो सिरमौर ही था, तो उसके जगत प्रकाश को बुलाया गया जयकृत शाह द्वारा। तो उसके द्वारा जब युद्ध हुआ, तो इसमें जगत प्रकाश जीत गए। 1785 में जो हर्षदेव औली थे, जो कि वहां के आपके प्रद्युम्न चंद्र के भी मंत्री फिर बन गए, तो उनके द्वारा फिर अटैक किया गया गढ़वाल पर।
गढ़वाल पर अटैक किया गया। तो यहाँ उनके द्वारा जो एक जो इंसिडेंट सामने निकल कर आता है उसको हर्षदेव कांड या जोशियाना कांड कहते हैं, कि काफी मतलब लूट वगैरह इन्होंने यहाँ करी और फिर वापस चले गए। फिर दून पर जो सिख आक्रमण देखते हैं हम इसके 1785 के बाद, तो सिख आक्रमण हुआ तो जैकिर शाह द्वारा एक राखी नाम का कर जो दिया गया ताकि सिख दोबारा अटैक ना करें, और जहां पर है वहीं पर तक वो स्टेबल अपनी टेरिटरी को मान लें। 1786 में अगेन गुलाम कादिर ने देहरादून पर अटैक कर दिया, जिसको कि रक्त रंजित क्रांति भी कहा जाता है, कि उन्होंने बहुत मतलब रक्तपात मचाया, इसीलिए इसका नाम रक्त रंजित क्रांति भी माना गया। अब फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब कंडीशंस अच्छी होने लगी, तो फिर थोड़े टाइम बाद जयकिर शाह जो है रघुनाथ घाट मंदिर जो देवप्रयाग में स्थित है वहां जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद क्योंकि अब गढ़वाल परमार जो है, गढ़वाल में जो परमार वंश है वो थोड़ा खाली हो चुकी है उसकी गद्दी, तो प्रद्युम्न शाह वापस गढ़वाल आते हैं और यहाँ अपने क्या करते हैं, गद्दी संभालते हैं। तो 1786 से और जब तक कि गोरखास अटैक करते हैं तब तक यही रूलर रहते हैं। 1790s में 90 में मतलब जो रण बहादुर शाह हैं जो दापा के राजा थे, यानी कि जो गोरखास के राजा थे, उनके द्वारा कुमाऊं पर अटैक किया गया और उसको एनेक्स कर लिया गया, अपनी टेरिटरी में मिला लिया गया। उन्होंने फिर 1791 में पहला गोरखा आक्रमण किया गढ़वाल पर। जब पहला अगर आपको आए, पहला उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया तो 1790 में, और पहला चंद पर आक्रमण किया तो वो 1790 में, और पहला गढ़वाल पर जब आक्रमण हुआ वो 1791 में हुआ, जो कि लंगूरगढ़ी का युद्ध कहते हैं, गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच होता है। इसके बाद एक संधि हो जाती है और जो गढ़वाल राजा हैं, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि 3000 रुपए के वार्षिक जो टैक्स या वेतन पर जो है इनको छोड़ दिया गया, इनके राज्य को जो है सेटलमेंट कर दिया गया, और कहीं कहीं पे आपको 2500 की जो है राशि देखने को मिलती है। पर फैक्ट्स इतने प्रोमिनेंट होते नहीं है यूकेपीएससी के एग्जाम में। हाँ, हो सकता है ग्रुप सी वगैरह में आ जाए तो आप देख सकते हैं। 1794 और 1795 के बीच में जो है गढ़वाल पर फेमाइन आ जाता है। अब क्योंकि हिंदू कैलेंडर में जो है वो हम 57 प्लस 57 ईयर ऐड करते हैं, जैसे कि अगर 2000 ईयर चल रहा है तो उसमें 57 ऐड कर देंगे, तो उत्तराखंड या जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें ये वाला ईयर चलता है। तो इसीलिए इसको इक्यावनी और बावनी अकाल भी कहा जाता है कि, इसमें प्लस 57 आप करेंगे तो 1851 और 1852 के आसपास की जो डेट आती है, इसी कारण इसको ही इक्यावनी बावनी अकाल भी कहते हैं। 1796 में एक हार्डविक नाम के व्यक्ति जो है गढ़वाल यात्रा पर आए, और उसके बाद जो 1803 में गढ़वाल में अर्थक्वेक का टाइम आया। अब अर्थक्वेक आया तो आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेस थे जो प्रद्युम्न शाह द्वारा डोटिया उनके राज्य को दिया, गोरखास को दिया जाना था, वो टाइम ये पे नहीं कर पाए। तो सेकंड जो गोरखा अटैक हुआ वो फिर सेकंड टाइम पे हुआ, मतलब प्रॉपर अटैक नहीं, मतलब जो है आपके टैक्सेस के कलेक्शन के लिए वगैरह वगैरह के लिए अटैक किया गया। लेकिन जो फाइनल युद्ध हुआ वो हुआ आपका 14 मई 1804 को हुड़गुड़ा के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया, इसमें प्रद्युम्न शाह जो है डिफीट हो गए और हार गए। इसके बाद गढ़वाल पर भी जो है आपका गोरखा शासन शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। कुछ हम तब तक परमार डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं उसको जो है एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले वंशानुगत शासन की प्रणाली देखी जा सकती है, हेरिडिटरी सिस्टम की, इसका बेटा राज्य राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा। राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत जो है वो कनकपाल के टाइम से शुरू हुआ था, क्योंकि वो बद्रीनाथ वाले एरिया में जो है चांदपुर गढ़ी में उन्होंने परमार वंश की शुरुआत की थी। तो उनको बोला जाता है कि बोलांदा बद्रीश, एक टर्म जो यूज की जाती है इनके लिए, कि बोलते हुए बद्रीनाथ की जो ये बोल रहे हैं स्वयं बद्रीनाथ के ही जो है वाणी है। राजा राजस्व के लिए या तो 1/3 या 1/2 हिस्सा ले लेता था अपना। भूमि जो है खातवान के पास दी जाती थी, जो जिसका काम था टैक्स को कलेक्ट करना और फिर राजा को दे देना। इसमें दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, एक शैतान कर जो कि नगद कर होता था, नगद कर लगता था, और एक है खाई कर जो कि इनडायरेक्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन पर आपका टैक्स लगता है, कि इतना हिस्सा या 1/2 या 1/, या 2/5 वगैरह जो भी हिस्सा लगता होगा प्रोडक्शन का, इतना भाग आपको राजस्व में जमा करना है, ये खाई कर था। 36 प्रकार के कर कहे जाते हैं कि परमार शासन में 36 प्रकार के कर एक टर्म है, मतलब 36 कर तो रहे होंगे नहीं, पर 36 प्रकार के कर लगते थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कर डिस्कस कर लेते हैं। पुंगाड़ी कर जो है वो खेतों पर लगता था। मौकर, अब ये जो वर्ड है ये गढ़वाली लैंग्वेज या गढ़वाली जो बोली है उससे डिराइव हुए। जैसे पुंगाड़ी, अब गाँव के लोग अभी भी पुंगड़ा पुंगड़ा कहते हैं खेतों को, तो इसीलिए वो पुंगाड़ी कर, ऑब्वियस बात है कि पुंगाड़ी कर खेतों पे लगता है। मौकर यानी कि आप गाँव में रहते होंगे तो गाँव में अभी भी मवास या मौ वगैरह कहते रहते हैं किसी भी परिवार को, तो परिवार पर जो भी कर लगता था वो मौकर। भेंट नजराना, राजा को मिलने पर जो भेंट दी जाती है, क्योंकि खुद वो अब भगवान के बराबर उसको दर्जा मिला है, तो भेंट, गढ़वाली लोग इसको भ्योट वगैरह भी कहते हैं।
तो ये कर जो लगता था राजा के मिलने पर लगता था। बुए कर अगेन गढ़वाली में मम्मी को बुए भी कहते हैं, तो मातृभूमि पर जो कर लगता था उसको बुए कर कहते थे। उत्पादन का कुछ पार्ट जो है राजस्व में डिपॉजिट करना होता था। कटक जो कर है वो सेना की मेंटेनेंस के लिए जो जनता द्वारा दिया जाता था कटक कर। मिझारी कर जो सिल्क कर्मियों के द्वारा अपने प्रोडक्ट पर लगाया जाता था, उनके प्रोडक्ट पर लगाया जाता था ताकि ये राजा के टैक्स में शामिल हो। भाग कर जो है वो घाट और घराट, अब गाँव में पहले के टाइम पे घाट घराट होते थे, चक्की वगैरह जहाँ पीसी जाती है नदियों के आसपास, उस पर जो कर लगता था भाग कर। शेकी नेगिचारी कर जो कि राज कर्मचारियों को वेतन देने या राज कर्मचारी को देने हेतु जो भी कर लगता था वो शेकी नेगिचारी। शूक कर जो राजा के सेवकों के लिए, जो राजा की सेवा में है, उनकी जो पेमेंट करने के लिए जो भी कर लगता था जनता पर, शूक कर था। रंगताली साहू ये कर होता था, सॉरी स्पेसिफाइंग, लेखकों और कॉमेडियंस के लिए जो भी प्रोग्राम, लेखक और कॉमेडियंस जो भी राजा दरबार में थे राजा की सेवा के लिए, उनके लिए जो कर लगता था वो रंगताली साहू। जूलिया या झूलिया कर जो पुलों और नदियों को पार करने पर जो कर लगता था, जूलिया और झूलिया कर। खैनी कपीलनी कर जो कुली बेगार कर था। आपका डाला कर जो ग्राम स्तर पर राजा के सिंह को, जो ग्राम के लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर जो भी आपके राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, सयाना हो गया या उसके साथी प्रतिनिधियों के लिए जो भी कर लगाया जाता था वो डाला कर था। तान कर या तान कर भी कभी कभी इसको कहते हैं, जो कपड़ा बुनकरों पर टैक्स लगता था। घी कर अगेन नाम से ही क्लियर है, घी पर जो कर लगता था। कम्युनचारी जो सयाना जो टैक्स कलेक्टर है उसकी सैलरी है तो एक और कर लगता था, वो था कम्युनचारी। और कुकरियाली कहते हैं जो कुत्ते रखते थे या कुत्तों पर जो भी कर लगता था। Yes, these are some basic taxes which were present in परमार डायनेस्टी। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका साहित्यिक रचनाएं क्या क्या हुई, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देख लेते हैं। अब ऐसे तो कई आपको साहित्यिक रचनाएं दिख जाएंगी, ये कुछ पुराने एग्जाम्स में जो भी आए वहीं से मैंने सीधा उठाकर आपको दिखा दी। सबसे इंपॉर्टेंट मानोदय काव्य किसके टाइम पे, ये मानसा के टाइम पे भरत कवि जी ने लिखा था। वास्तु शिरोमणि पहला वास्तु के ऊपर जो शास्त्र था शंकर देव जी ने लिखा था। फतेह शाह यशोवर्णन रामचंद्र कांडियाल ने लिखा। फतेह शाह ग्रंथ नीलकंठ जटाशंकर जी ने। रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री जी ने, ये प्रदीप शाह के टाइम के। प्रद्युम्नोदय पंडित रामदत्त शास्त्री। गढ़ राजकाव्य जो है ये मौला राम जी ने लिखा। श्रीनगर का इतिहास भी मौला राम जी। गणिका नाटक मौला राम जी। मौला राम वाली जो रचनाएं हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो शुरू की एक दो रचनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद सभासद सुदर्शन शाह, सुदर्शनोदय कुमुदानंद बहुगुणा जी ने। सभाभूषण जो है हरिदत्त शर्मा जी ने। कीर्ति विलास सदानंद दबराज जी ने। और गढ़वाल ये थोड़ा लेटर पीरियड के हैं, जो अब हम टीरी रियासत देखेंगे गोरखास, और उसके बाद ये उसके बाद की टाइम पीरियड के जो भी हैं रचनाएं हैं। ये गढ़वाल वर्णन हो गया हरिकृष्ण रतोड़ी जी द्वारा। नरेंद्र हिंदू लॉ ये हरिकृष्ण रतोड़ी जी द्वारा। और कुछ किताबों से भी मैंने देखा है कि परीक्षा वाणी में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपकी रचनाएं थी। जैसे का जो इतिहास है वो आपका हरिकृष्ण रतोड़ी जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद आपका गढ़वाल में जाति प्रकाश बालकृष्ण भट्ट शास्त्री जी द्वारा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्तदर्शन जी द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोर्स ऑफ देहरादून जीआरसी विलियम्स द्वारा। और फतेह शाह के कर्ण ग्रंथ जटाशंकर, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था इसका दूसरा नाम। इसके बाद है जो आपका लैंड क्लासिफिकेशन भी था इनके राज्य में, जो लैंड को किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। एक थी तालाब भूमि, एक थी उपराव भूमि और एक विश्राम भूमि। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस प्रकार की भूमि है। तालाब जो भूमि है उसको भी तीन पार्ट में जो है डिवाइड किया गया था। एक है सेरा भूमि, एक पणचर और सीमार। गांव में जो भी लोग रहते हैं वो अभी भी इन टर्म्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। सेरा जो भूमि होती है जो रिवर के सबसे नियर होती है, आप जो रिवर के सबसे नियर रहेगी तो वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी, तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो पणचर भूमि आती है ये थोड़ा दूर रहती है तो रिवर से, तो इसके लिए नहर वगैरह के द्वारा जो है रिवर से इसमें सिंचाई होती है। तो ये भी थोड़ा उतनी सेरा जितनी फर्टाइल तो नहीं, पर सेरा के थोड़ा कम जो फर्टिलिटी है वो पंचम में रहती है। और सीमार जो है वो मार्शी सॉइल है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है आपको जो है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। उसके बाद जो उपराव भूमि है, दोयम और अव्वल दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। दोयम जहाँ पे आप दो क्रॉप को एक साथ बन लगा सकते हैं, और अव्वल जहाँ पे एक क्रॉप एक टाइम पे। उसके बाद इजरान जो कि अति असिंचित भूमि होती है, अति बंजर भूमि के बराबर ही मान लो इसको। इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती है, इसीलिए अब टैक्स की बात करें तो टैक्स सबसे ज्यादा इसी एरिया पे लगता होगा। थोड़ा बहुत इस एरिया पे लग गया तो लग गया। अब जो राजा इस एरिया पे टैक्स लगाएगा, अगेन वही है, लोग पॉलिटिकली उसका विद्रोह करेंगे, इसलिए किसी राजा ने इस पे ज्यादा टैक्स लगाया नहीं, तो ज्यादा पॉलिटिकली किसी राजा को जनता द्वारा इंस्टेबल नहीं किया गया। तो इतना ही हम अपने जो है परमार वंश को यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद हम चंद वंश को शुरू करेंगे, और हम एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको ही डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स काफी नजदीक ही हैं। और आप भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लें और उसके बाद आप रिवाइज करते रहें और मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें। और इसके बाद तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। और ठीक है, धन्यवाद।